बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट जो लेक्चर है वो हमने यहाँ ख़त्म किया था और लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अब हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे वाईपी निकालने के। वाईपी का मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसमें जो बड़ा क्वेश्चन लास्ट में हमने सोचा था, छोड़ा था, वो था कि हाउ टू फाइंड वाईपी। तो हमने कहा था कि भाई ये तीन मेथड है बड़े जो यूज़ होते हैं। एक डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड या उसे हम डी मेथड भी कहते हैं, दूसरा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और तीसरा है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी ऑपरेटर मेथड। अच्छा, जो भी मेथड होगा ना, उस मेथड में आपने ये बातें आपने नोट कर लेनी है। उस मेथड की लिमिटेशन ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये जो डी ऑपरेटर मेथड है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये और वो लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस, और उसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, तो ये मेथड नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब है, ठीक है। मैं अलग से एक पेज लेता हूँ, ठीक है, और इस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये पेज मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। नया पेज ले लेते हैं, दिस वन। फ़र्ज़ करें मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ इस तरह से, 3x वाई डबल प्राइम प्लस 4x स्क्वायर वाई प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। अब ये जो डी ऑपरेटर मेथड है ये इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि जो y और y के डेरिवेटिव है ना, इनके कोएफिशिएंट चेक करने होते हैं। कोएफिशिएंट आपने किसके चेक करने हैं, y के एंड इट्स डेरिवेटिव। अच्छा, y ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये t हो, किसी में q हो, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर y चल रहा है, इसलिए मैं y कह रहा हूँ। तो y और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं, ये देखिए ये y का सेकंड डेरिवेटिव, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3x। अब 3x क्या चीज़ है, वेरिएबल है। y प्राइम का कोएफिशिएंट भी वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब y का कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट है, मगर y प्राइम और उसके डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट वेरिएबल हो गया। किसी एक का भी कोएफिशिएंट वेरिएबल हो गया, y का या उसके डेरिवेटिव का, किसी एक का भी कोएफिशिएंट वेरिएबल हो गया, तो डी ऑपरेटर मेथड नहीं लगेगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन यूँ होती, तो अब आप चेक करें कि y डबल प्राइम का कोएफिशिएंट 3 है, y प्राइम का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, 2 4 3 ये सब क्या है, 2 4 3 ये सब कांस्टेंट्स हैं। लिहाजा अब जो हमारा मेथड है ये लग सकता है, जो डी ऑपरेटर मेथड है, ठीक है। अच्छा, ये एक बात तो आपको समझ आ गई है कि डी ऑपरेटर मेथड्स जो है वो नॉट एप्लीकेबल है इफ़ कोएफिशिएंट्स आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी और की पॉइंट्स ज़रा देखिएगा। दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले आपके जहन में जो सवाल आता है, सर इस मेथड से हम क्या करते हैं, इससे हम वाई निकालते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, अच्छा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये लाइन देखिए मैंने रेड लगाई हुई है। सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, फिफ्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो, बट लीनियर होनी चाहिए और कांस्टेंट कोएफिशिएंट होने चाहिए। आप उस पर ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेथड का जो प्राइमरी मकसद है वो निकालना क्या है, वाईपी, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर मेथड है, सेकंड ऑर्डर पे भी लगेगा, थर्ड पे भी लगेगा, फोर्थ फिफ्थ सब ऑर्डर पे लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो ये थर्ड वाला है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आपने देखना है। दो चीज़ें आपने देखनी है फॉरेन डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक देखना है कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है या नहीं, और फिर ये चीज़ देखनी है। और एक बात याद रखिएगा कि इस मेथड से हम क्या निकालते हैं, वाई पी। कहीं वाई सी ने निकालने लग जाना इस मेथड से, ठीक है। तो इस मेथड से हम वाई पी निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, देखें, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सोर्स टर्म, जिसको हम एफ ऑफ एक्स से जाहिर करते हैं,
इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखें ना, ये इसमें सोर्स टर्म क्या है हमारी, ये राइट हैंड साइड, ठीक है, जिसको हम राइट हैंड साइड भी कहते हैं। ये हमारा फंक्शन होता है सिर्फ एक्स का। ये सोर्स टर्म या नॉन होमोजीनियस टर्म होती है, इस पर मैंने बिल्कुल अलग से लेक्चर बनाया है, वो देख लें। ये जो सोर्स टर्म है ये क्या होना चाहिए, इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अगर ये सोर्स टर्म इन फॉर्म का होगा तब ये मेथड लगेगा। क्या मतलब सर, देखें एफ ऑफ एक्स मीन सोर्स टर्म। सोर्स टर्म अगर एक्सपोनेंशियल हो गया, मिसाल के तौर पे यूँ हो गया, सोर्स टर्म में एक्सपोनेंशियल एक्स आ गया, एक्सपोनेंशियल -2x आ गया, एक्सपोनेंशियल 3x आ गया, तो ये मेथड वर्क करेगा। सोर्स टर्म के अंदर अगर साइन कोस हो गए तो भी चलेगा। पॉलिनोमियल हो गए, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक्स के ऊपर जो पावर होगी वो होल नंबर होगी, ठीक है। जैसे एक्स के ऊपर पावर 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अगर पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स अगर साइन कॉस है, 10 हो जाएगा तो ये मेथड नहीं लगेगा। सेक हो जाएगा तो ये मैं कोसेक, ठीक है, इन पे मेथड नहीं लगेगा। एल आ गया तो ये मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ किन पे लगेगा, एक्सपोनेंशियल पे, साइन कॉस पे, पॉलिनोमियल पे। और फिर एक केस ये हो गया, 2 केस, 3 केस। तीसरा केस ये चौथा केस ये हो सकता है कि ये सारे फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, तब भी ये मेथड वर्क करेगा। या ये सारे फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तब भी ये मेथड वर्क करेगा। लेकिन बेसिक जो फंक्शंस हैं जो सोर्स टर्म के अंदर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल, साइन कॉस और पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर वी हैव इन टोटल 5 केसेस। हमारे पास कितने केसेस हैं, 5 केसेस हैं, ठीक है। तो इस डी ऑपरेटर मेथड को हम 5 से 6 लेक्चर में कवर करेंगे डिफरेंट केसेस पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा ये चीज़ें आपने याद नहीं रखनी, ठीक है। ये लाजमी जब हम 5 केसेस पढ़ेंगे आपके सामने हर केस बिल्कुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना है। जो इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको रिमेंबर, जो याद रखना है आपने, वो क्या है कि ऑलवेज राइट दी गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन डी ऑपरेटर फॉर्म। आप देखिए मैंने लास्ट में एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें मैंने एक डी ऑपरेटर फॉर्म भी लिखवाया था। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है, वो भी हम दोबारा भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो एक जिसको कहते हैं ना एक बिग पिक्चर थी इस मेथड की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बिग पिक्चर। अब हम डिटेल में जाएंगे। डिटेल में मीन्स कि हम अब इन केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और शुरू करते हैं जी कि व्हेन सोर्स टर्म, जिसको हम नॉन होमोजीनियस टर्म भी कहते हैं, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है। पहली एग्जांपल y डबल प्राइम, बल्कि यूँ नहीं लिखते हैं, यूँ लिखते हैं ताकि आपको मैं दोबारा बता दूं वो ऑपरेटर फॉर्म वाली कहानी। दिस प्लस 5dy/dx फर्स्ट एग्जांपल प्लस 6y, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। अब आप देखें ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, इसमें सोर्स टर्म। सोर्स टर्म की पहचान क्या होती है, इसमें सिर्फ ओनली एक्स, सिर्फ एक्स होता है इसमें। एक्स से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें, ठीक है। इस पर भी अलग से लेक्चर बना चुका हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन हमें पता करना है। अच्छा कंप्लीट सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। अच्छा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था वाई सी निकालना आसान होता है। वाई सी कैसे निकालते हैं जी, ये अच्छा ये इस क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ, एक दफ़ा आइंदा के बाद मैं वाई सी नहीं निकालूंगा, वाई सी आप लोग खुद फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वाई सी कैसे आएगा जी,
वाई सी निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले वाई सी निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, वाई सी का तरीका ये होता है, ये जो सोर्स टर्म है इसको हम उड़ा देते हैं, तो क्या बनता है जी, उड़ा के ज़ीरो हो जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या कहलाती है, याद है लास्ट लेक्चर में बहुत तफसील के साथ बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। और ये हमेशा क्या होती है, होमोजीनियस होती है। अब इसको सॉल्व करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं पहले, प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड डेरिवेटिव की जगह m का स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह m, इसमें डेरिवेटिव नहीं है तो जस्ट एक कोएफिशिएंट आपने लिख देना है। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वैल्यू आएगी -2 और एक वैल्यू आएगी -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये केस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जो सॉल्यूशन होगा उसे हम लिखेंगे वाई सी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, सम कांस्टेंट e1 एक्सपोनेंशियल -2x ये वाला प्लस c2, अब दूसरा रूट आएगा e की पावर में -3x, ये आपने निकाल लिया है वाई सी। ये मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये वाई सी निकालने का तरीका है, आइंदा के बाद हम वाई सी नहीं निकालेंगे। तो ये वाई सी आपके पास आ गया है। अब हम निकालेंगे वाई पी, और वाई पी के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डी ऑपरेटर मेथड, ठीक है। डी ऑपरेटर मेथड कैसे यूज करेंगे जी, वाई सी निकालने के लिए, चेक करें, ठीक है। अब हम आते हैं वाई पी निकालने के लिए, ठीक है, वाई सी नहीं निकालते, डी ऑपरेटर मेथड। अच्छा, और हमारे पास केस कौन सा है जी, केस नंबर 1, फंक्शन क्या है, ये आपके पास क्या है जी, सोर्स टर्म है, ठीक है, और ये क्या है, सोर्स टर्म एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिखेंगे ऑपरेटर की फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाई थी ये बातें, ये देखें, ये लिखा हुआ है d/dx, y को छोड़ के d/dx, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आइंदा के बाद जहाँ भी d/dx आएगा उसकी जगह हम कैपिटल D लिखेंगे, और जहाँ पे d2/dx2 आएगा वहाँ पर हम लिखेंगे d², और इसी तरह अगर कहीं d3/dx³ आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे d³, और इसी तरह से अगर कहीं पे dn/dxn आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे dn, ठीक है। तो ये हमने पिछले लेक्चरों में ये देख चुके हैं। तो अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा कैसे लिखूंगा, ऑपरेटर की फॉर्म में, इसको मैं लिखूंगा ऑपरेटर की फॉर्म में d2y, यहाँ लिख देता हूँ इन डी ऑपरेटर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5dy और प्लस 6y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। ये आपने हमेशा करना है जब भी डी ऑपरेटर मेथड यूज़ करेंगे। और डी ऑपरेटर मेथड से हम क्या निकालते हैं, वाई पी निकालते हैं। तो हेडिंग आप डाल देंगे फॉर वाई पी, ठीक है। तो आप वाई पी निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, वाई सी मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन निकाला है, वाई सी निकालना, जब आप पेपर में डेफिनेटली करेंगे तो वाई सी भी निकालेंगे, वाई पी भी निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे। लेकिन आइंदा के बाद मैं वाई सी नहीं निकालूंगा, क्योंकि वाई सी निकालना आपको आता है, हम वाई पी निकालेंगे। तो ये इस मेथड को देखें, क्लियरली लिखा हुआ है दिस मेथड इज़ फॉर वाई पी। तो मैंने आपको ये मेथड समझाना है, ठीक है। तो मैं वाई पी निकालूंगा, वाई सी नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको निकाल के मैं दिखा रहा हूँ ताकि एक प्रोसीजर आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि हम पेपर में ऐसे करेंगे। पेपर में आपने ऐसे करना है, पहले वाई सी निकालना है, फिर वाई पी निकालना है। तो अब हम वाई सी हमने निकाल लिया, अब वाई पी की तरफ आ जाते हैं बेस। अच्छा, वाई पी निकालने के लिए आप डी ऑपरेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसको पहले डी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें। अब वाई को आपने हमेशा
कॉमन लेना है राइट हैंड साइड पे, इस तरह से राइट पे कॉमन ले लेना। अच्छा, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, ठीक है, इसको हम राइट पर ले जाएंगे। ठीक है, राइट पर कैसे ले जाएंगे? ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा इस y के साथ, लेकिन हम सपोज करेंगे, क्योंकि ये जो डी ऑपरेटर मेथड है एक शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस y के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ये इस पे ऑपरेट हो रहा है, लेकिन हम समझेंगे ऐसे कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको उठा के मैं इसके कहाँ ले आऊँगा, यूँ समझे कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, ये डिवाइड। ठीक है, और इस y की जगह अब आपने क्या लिख देना है, yp। ठीक है, तो yp किसके बराबर होगा जी, yp इज इक्वल टू ई को मैं यूँ लिख रहा हूँ, e की पावर 1x। अच्छा, तो स्टेप्स दोबारा देखें। इक्वेशन को पहले डी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा, y को कॉमन निकाला, y के साथ जो है कोएफिशिएंट है इसका, इसको यहाँ आके डिवाइड करा दिया, डिवाइड कर रहा है ये इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि ये e की पावर क्या है, 1x। ठीक है, अच्छा एक बात और भी याद रखिएगा, e की पावर जो x है, x के ऊपर पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। मतलब अगर यूँ आ गया ना e की पावर x स्क्वायर, तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 में आपने ये याद रखना है कि द पावर ऑफ x शुड बी 1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ देखें, अब आपने क्या करना है, ये जो e के साथ नंबर है क्या है, 1, आपने नीचे जहाँ जहाँ भी d आ रहा है ना, d को आपने रिप्लेस कर देना है 1 से। ठीक है, जहाँ जहाँ भी d आ रहा है, तो yp इज इक्वल्स टू e की पावर 1x, यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो yp क्या आएगा जी, एक्सपोनेंशियल x, नीचे करें 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5, ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 yp। तो अगर फर्ज करें यहाँ 3x होता तो नीचे में d की जगह फिर 3 पुट करता। ठीक है, yp आ गया, सिंस y किसके बराबर होता है, yc प्लस yp, देयरफॉर y बराबर हो जाएगा, yc हमने पिछले में निकाला था। ठीक है, प्लस yp क्या है, एक्सपोनेंशियल x ओवर 12। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारी थी पहली एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हमने ढेर सारी एग्जाम्पल्स करनी है ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल 2, आगे की एग्जाम्पल्स हम बड़ी क्विकली करेंगे, उसकी वजह ये है कि हमने yc नहीं निकालना है। ठीक है, yc मैं डायरेक्ट लिखूंगा, yp पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि yc निकालना आप लोगों को आता है, जो चीज़ आपको नहीं आती उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, yc आप लोग घर पे जाके निकालेंगे। ठीक है, बल्कि आप लोग घर पे ही हैं, तो yc आप निकालेंगे तो yc ये आएगा। ठीक है, yc ये रहा। अच्छा, yp निकालेंगे जी, yp निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। देखें ये डबल डेरिवेटिव है तो क्या आएगा, d2y माइनस 3, ये सिंगल डेरिवेटिव है तो dy, ये डेरिवेटिव नहीं है तो d नहीं आएगा। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, और e के x के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 1। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे y को। ठीक है, और ये d ये जितना भी है ये परली साइड पे जाके डिवाइड करेगा, और y की जगह मैं लिखूंगा yp। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब e की पावर चेक करें, 3x है, ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। नीचे आपने क्या करना है कि d की जगह अब आपने लिखना है 3, लिखेंगे d की जगह 3।
3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2, ये 9 और 9 कैंसिल, नीचे आ गया 2, तो ये आपका आ गया वाई पी ई की पावर 3x/2। ठीक है, तो अब वाई पी आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल 3x/2। अब इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। किसके बराबर है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी कितना है बच्चों, c1 एक्सपोनेंशियल x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल 3x/2, ये आपका आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2 में हम एक बात डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये 9 और 9 कट गया, ठीक है, तो फर्ज करें ये 2 ना होता, फर्ज कर लें, ठीक है, तो 9 माइनस 9 कैंसिल 0। और ये बात याद रखिएगा कि 0 से हम मैथमेटिक्स में डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 0 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता एक्सपोनेंशियल 3x को। तो ऐसे केस में सर फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर देखेंगे हम, यस, एग्जाम्पल 3। डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 3x। अच्छा, सम टाइम एग्ज़ाम में जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस शक्ल में दे देता है, ठीक है, तो आप पहले वाई सी निकालेंगे। वाई सी का तरीका क्या है कि इसको आप क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये इक्वेशन आपकी असल में डी क्यूब है, तो असल में क्या है ये, वाई ट्रिपल प्राइम माइनस 2y डबल प्राइम प्लस 5y प्राइम प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। वहाँ से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे, तो वाई सी जो आपका आएगा। अच्छा, आप देखें ये थर्ड ऑर्डर है, तो वाई सी के अंदर आपके 3 कांस्टेंट होंगे, ठीक है, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर है माइनस x। ये आपका वाई सी है, घर पे जाके चेक कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, सॉरी ये वाई सी नहीं है, ठीक है, वाई सी लिख देता हूँ मैं, वाई सी ये रहा c1 एक्सपोनेंशियल x, खुद निकालना है वाई सी आपने और ज़रूर निकालना है, प्लस c3 प्लस 3x। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि हम वाई सी में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है फिल वक्त ना, एग्जाम में तो आपको करना होगा डेफिनेटली, लेकिन हम इस वक्त वाई पी में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, फॉर वाई पी, ठीक है, तो वाई पी कैसे निकालेंगे, ये पूरी चीज़ यहाँ, ठीक है, जो y का कोएफिशिएंट है ये उस तरफ चला जाएगा और y की जगह हम वाई पी लिख लेंगे, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हम क्या करने वाले हैं। डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने करना ये है कि e बड़ा इंपॉर्टेंट है, e की पावर देखनी है। e की पावर में एक तो x के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए, और यहाँ जो इसके साथ नंबर है 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे जहाँ जहाँ भी d आ रहा है उसकी जगह आपने 3 लिखना है। ठीक है, चलते हैं जी, कुछ मज़े का मज़ेदार होने वाला है। वाई पी इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, हम जानते हैं सब, माइनस 3 का स्क्वायर 9 ये 18 हो जाएगा, माइनस ये 15 और ये प्लस 6। अच्छा, 27 और 6 कितने होते हैं, 33। माइनस 18 और माइनस 15 भी 33 होते हैं। अब 33 माइनस 33 कितना हो गया बच्चों, 0। तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाएगा तो आप यहाँ पे एक जुमला लिखेंगे कि केस जो था हमारा एक्सपोनेंशियल का, जो केस है वो फेल हो गया है। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया है। अच्छा सर, फिर क्या करेंगे अगर ये केस फेल हो गया?
अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, ठीक है, व्हेन केस इज फेल्ड, ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, आपने क्या करना है, टेक द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय एक्स, ठीक है। क्या मतलब मैं समझाने जा रहा हूँ, केस हो गया फेल, इसका मतलब है ये वाला काम अब हम नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये इस वाली कहानी पे क्या करेंगे, वाई में हम करेंगे ये कि ये डिनोमिनेटर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे समझे जैसे ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स क्यूब जैसे लिखा हुआ है, तो डी क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3d² माइनस ये हो जाएगा 4d माइनस 5। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने क्या करना है, टेक द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। ये तो सारी चीजें फेल हो गई ना, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो अब इस डिनोमिनेटर का आपने लेना है डेरिवेटिव, ले लिया। ऊपर आपने एक्सपोनेंशियल का जो ये लिखा हुआ है ना, एक्सपोनेंशियल 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ, ठीक है। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसका तरीकाकार ये है कि x आपने अलग लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक्सपोनेंशियल आपने इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। यानी x बिल्कुल क्या होना चाहिए, अलग, एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय x, न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। मगर दोबारा बता रहा हूं क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है नीचे वाले का, और ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा दूर रख के, ठीक है, इसकी मैं रीजन बाद में बताऊंगा आपको। तो ये आपके पास कहानी हो गई। अच्छा, अब हमारे पास yp ये बन के आ गया, अब हम इस yp को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा लिख देता हूं, yp इज इक्वल्स टू x एक्सपोनेंशियल 3x। ये कहां से आया जी, ये सर बहुत आसान है, हमने नीचे का डेरिवेटिव लिया इस पूरे का, और ऊपर हमने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमने यहां कर दिया। अच्छा जी, और बल्कि बेहतर तरीका ये है कि इसको आप ब्रैकेट में लिखें और x को ब्रैकेट के बाहर लिखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही तरीका दोबारा अप्लाई करना है। यहाँ e की पावर में है 3, d की जगह क्या लिखना है 3। देखते हैं केस अगर फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे, x 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 27, माइनस 4 3 हो गया 12, 12 माइनस 5। अब 27 में से 12 गए और 5 गए तो ये बचता है 10, 0 नहीं आया, ठीक है। तो yp किसके बराबर आ गया, x एक्सपोनेंशियल 3x अपॉन 10, ये आपका yp आ गया। अच्छा, अगर सपोज करते हैं, सपोज डी पुट करने से फिर 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम कह देंगे कि केस फेल हो गया, फिर नीचे का डेरिवेटिव लेंगे और दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x², और x हमेशा ब्रैकेट से बाहर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास yp आ गया। अब आप क्या करें, yc आपके पास ये रहा, yp आपके पास आ गया जी, yp क्या आया जी, x इंटू एक्सपोनेंशियल 3x अपॉन 10, इन दोनों को ऐड करें और सॉल्यूशन निकाल लें, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो ठीक है कर लेते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। फर्ज करें यूं हो जाता है, y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल्स टू, फर्ज करें यूं हो जाता है एक्सपोनेंशियल x प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे,
याद रखो जब भी कांस्टेंट टर्म आ जाए ना, जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ हमेशा लिखा करो e की पावर 0x। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा देखें। अब क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, d2y प्लस दिस प्लस दिस एक्सपोनेंशियल x प्लस 3 e की पावर ये 0x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0x 1 ही होता। अच्छा, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा जी, इसमें से हम निकालेंगे y को कॉमन, यूँ आएगा, ठीक है। ये पूरी चीज़ वहाँ जाके डिवाइड करेगी और y की जगह हम लिखेंगे yp। अच्छा, ये पूरी चीज़ वहाँ जाके दोनों के नीचे आएगी, ठीक है। ये बात मैंने बतानी थी इस एग्जाम्पल में। इसके नीचे भी आएगा d² प्लस 2d प्लस 2, और इसके नीचे भी आने वाला है ये। हो गया क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, ये e की पावर लिखा हुआ है 1x, तो नीचे इसमें इस पोर्शन में, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ये अगर प्लस माइनस हो रहे होंगे तो हम अलग अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग। इसमें d की जगह हम रखेंगे 1, और इसमें e की पावर देखें क्या है 0x, तो इसमें d की जगह हम रखेंगे 0। पुट करें जी, क्या बनेगा, yp इज इक्वल टू 1x, नीचे क्या हो जाएगा 1 रखेंगे, 1 1, तो ये कितना बन जाएगा 5, 3 नीचे 0 रखेंगे, 0 0, ये 0 2 बचेगा 2, और e की पावर 0x 1 होता है, वो मैं नहीं लिख रहा, ये मेरा क्या आ गया yp। ठीक है, yc आप लोग निकाल सकते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। yc जो आप लोग घर पे निकालेंगे वो आपके पास आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स c1 cos x प्लस c2 sin x। ये घर पे निकालें, ये yp मैंने निकाल दिया, दोनों को ऐड करा दें। ठीक है। अच्छा जी, अब दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे कैलवान में। अब देखिए, अगर कभी भी यूँ आ जाए ना, यूँ, तो ये कभी भी आप ये मत पढ़ें कि ये कोई साइन है उसका एंगल h है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है और इसको पढ़ते हैं सिंच x। ठीक है, इसी तरह जब भी ये h आ गया ना, तो समझे कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको पढ़ते हैं कॉश x, ये सिंच x और ये कॉश x। अब सिंच x जो है ये बराबर होता है किसके, एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x अपॉन 2 को हम कहते हैं सिंच x। ठीक है, इसी तरह से अगर इनके बीच में प्लस आ जाए, इस तरह से एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम कहते हैं कॉश x। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब एक और एग्जाम्पल, फिफ्थ वन, एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर कुछ काम मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू। अब जब ये क्वेश्चन बच्चे के सामने आता है ना, तो बच्चा कहता है सर ये तो राइट हैंड साइड पे तो एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो हम क्या करें। देखें, बेहतर ये है और यही बेहतरीन तरीका है कि आप इस साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह ये लिख दें। ठीक है, तो अब आपको ये सोर्स टर्म है आपकी, और सोर्स टर्म में आपको देखें क्या नजर आ रहा है, e, और e के ऊपर पावर x है और इसके ऊपर पावर 1 है, x के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा पहला ही केस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे, d2 प्लस 2d प्लस 2, और y को कॉमन निकाल लें। ठीक है, ज़रा क्विकली लिखें, देखें d² लिखें, d लिखें, 2 लिखें, y कॉमन इज इक्वल टू e की पावर x, 2 सबके नीचे लिख दें
ई की पावर माइनस एक्स नीचे 2। ये पूरी चीज़ यहाँ डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेगी, ये यूँ 2 के साथ क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 नीचे क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी डी आ रहा है उसकी जगह क्या रखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 1। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है -1, तो जहाँ जहाँ भी डी आ रहा होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे -1। ठीक है, देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसे। तो जी वाई पी किसके बराबर हो जाएगा, डी की जगह लिखें जी 1, तो 2 1 का स्क्वायर 1 और ये 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ये यूँ हो जाएगा 1 - 2 + 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, तो वाई पी किसके बराबर आ गया जी, एक्स नीचे आ जाएगा 10 माइनस एक्सपोनेंशियल -x और नीचे आ जाएगा 2। ये आपका क्या आ गया वाई पी। ठीक है, और वाई सी आपका क्या है जी इस क्वेश्चन के अंदर, वाई सी आपका इस क्वेश्चन के अंदर है एक्सपोनेंशियल -c1 cos x प्लस c2 sin x। इन दोनों को आप ऐड कर दें, आपका वाई पी आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ देना है होम टास्क, ठीक है, जो आप लोगों ने करना है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, एक तो जो होम टास्क आपको दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि पहली एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। ठीक है, y" प्लस 4y' प्लस 5y = -2 cos hx। तो इसका आसान तरीका ये हिंट है, cos x की जगह आपने ये लिख देना है, तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, आपका केस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये पहली एग्जाम्पल। अच्छा जी, दूसरी एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूँ दिस वन, क्या है जी d-2। अच्छा, जब वो d की फॉर्म में लिख देना तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने d की फॉर्म में लिख के आपको दे दिया, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, = एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ये पूरी रकम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड करेगी और दोनों को डिवाइड करेगी, और फिर आप, ठीक है, जो आपको मैंने मेथड बताया था एक्सपोनेंशियल का वो आप कर लेंगे। लेकिन आप वाई सी कैसे निकालेंगे, वाई सी के लिए आप इस पूरे को 0 के बराबर ले लेंगे और यहाँ से ऑक्सिलरी होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, रूट्स आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से करें और मुझे बताएं कि इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल का मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बता दिया है। तो नेक्स्ट में जो है अच्छा, मैं पहला पेज देख लूँ, अब आपको शायद ये बात समझ आ जाए। तो देखिए, ये जो हमने केसेस बनाए थे ना, कि जो आपका फंक्शन है यानी सोर्स टर्म जो आपका है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब आपका सोर्स टर्म अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, साइन कॉस है, तो क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।